जय जवाहर साथियों। मैं के मिश्रा आप सबों का JSSC का रामबाण स्टडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में देखा कि हमने गोदान का जो है व्यक्ति परिचय देखा है, ठीक है। तो अब आती है बारी इसके सारांश की। अब हम इसके सारांश की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि सारांश समरी हम कहते किसे हैं। किसी भी जो होता है, किसी भी कहानी या फिर जो हुआ उपन्यास, उसका निचोड़, जिसको कि हम लोग कहते हैं सारांश। तो ये आपको कहानी का मेन मतलब बतला देगा कि उसका उद्देश्य क्या है, वो कहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है, उसके में ऑल टोटल आपको समझाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा PDF में कि गोदान उपन्यास जो है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण कि उसको लाइन बाय लाइन उसे डिस्कस करना उतना आसान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और जो कि हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है। ये जो पेपर 2 का जो हिंदी है, आप लोगों को पता है कि इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण से हम लोगों को जल्दी में हम लोग करना भी, रिकवर भी करना है सारा का सारा, क्योंकि आप लोगों को तो पता है पेपर 1 और 3 भी करना है। तो अब मैं आप लोगों को का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अब सीधे हम लोग चलते हैं सारांश पे। तो आप देख सकते हैं समरी इन हिंदी। ये जो गोदान जो है, ये जो है ना, इसके पहले जो BA का जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स लिया होगा उनको पता होगा कि सिलेबस जब चेंज किया था, जब UG पैटर्न लगाया था, तो उस टाइम इंग्लिश ऑनर्स में दिया था गोदान। और उसके पहले जो है, जो BA जो था, जो एनुअल एग्ज़ाम वाला होता था, 1 साल में 1 एग्ज़ाम, उसमें हिंदी में था। तो मैंने ये इंग्लिश का बुक से मैंने लिया है, जिसमें कि ये सारांश मुझे मिला है, तो इसलिए इसमें आप देख सकते हैं समरी इन हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्या, तो जो लेखक हैं उनका समाजवादी विचारधारा। तो इसके लेखक कौन है, मैंने 2 बार अपने 2 वीडियोज़ में बतलाया है, तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और वैसे आगे चल कर के भी मैं बतला ही दूँगी, जैसे कि यहाँ आप फर्स्ट लाइन में ही देख सकते हैं कि यहाँ सबसे फर्स्ट में ही जो है, यहाँ लेखक का नाम दिया गया है। तो क्या है, प्रेमचंद, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। तो आइए अब धीरे धीरे इसमें हम इसको पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं कि उन्होंने ये जो गोदान है, इसके माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है। क्योंकि वो तो हमेशा ही गाँव को लेकर के ज़्यादा उनकी आपको उपन्यास, कहानियाँ वगैरह मिलेंगी। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साफ-साफ बतला रहा है कि प्रेमचंद जो हैं वो प्रगतिवादी लेखक थे। उनको क्या है कि वो ऐसा कुछ लिखते थे ना, जिससे कि प्रगति होती थी।
वो समस्या भी देते थे अपनी कहानियों में, उसका समाधान भी रहता था। इनको प्रगति बहुत पसंद थी, ये चाहते थे कि हमारा देश और प्रगति करे, उन्नति करे, जिसमें वो अपने लेखनी के माध्यम से वो सबको जागरूक करे। तो वो एक प्रगतिवादी लेखक थे और उनका उद्देश्य केवल छोटे किसानों की दुर्दशा को दर्शाना को प्रस्तुत करना ही नहीं था, बल्कि वरन धनी एवं निर्धनों के बीच के असमानता तथा धनिकों के निर्धनों के प्रति उदासीनता, या इसको आप कह सकते हैं कि घृणा, या जिसे दुर्भावना कहते हैं, को रेखांकित करना था। वो इसमें लिखे हैं कि किस तरह से वो ना तो सिर्फ किसान की दुर्दशा, हमेशा आप कहानियों में देखेंगे कि जो साहूकार वगैरह होते हैं वो किसानों को अक्सर सताया करते हैं, उनकी ज़मीन रख लेते हैं, उनसे उपज करवा करके वो सारा अनाज अपने पास रख लेते हैं, जिसका कि वो बोलते हैं कि तुम अपना ऋण चुकता कर रहे हो, ऋण चुकता करो तब तुम्हें तुम्हारी ज़मीन दे दी जाएगी, ये वो बोला जाता है। इसमें यही इन्होंने प्रस्तुत किया है कि किस तरह किसानों की दुर्दशा होती है, और साथ ही साथ ये भी दर्शाया है कि किस तरह से जो धनिक हैं, जो धनी लोग हैं, वो किस तरह से गरीब किसान से घृणा करते हैं और किस तरह से उनका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटे किसान जिस प्रकार का निष्कृष्ट जीवन जी रहे थे, उसके प्रति धनी महाजन सूदखोर, जो महाजन हैं उन्हें सूदखोर बोला, क्योंकि वो क्या करते थे कि वो पैसे लगाते थे, जैसे कि जिसे ज़रूरत है उसे पैसे देते थे और साथ में उसमें कुछ सूद के साथ उसे जो है रिटर्न करते थे। मान लीजिए कि किसी किसान को 100 रुपए की ज़रूरत है, तो एक महाजन के पास गया। अब महाजन ने उसे जो है ये 100 रुपये दे दिए, बट जब उसे रिटर्न लेना होता था तो पहले बोल देता था कि मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, तो उसे 2% ब्याज या फिर 5% ब्याज इस तरह करके कि इस तरह से तुम्हें मुझे लौटाने होंगे, जो कि काफ़ी बढ़ता जाता था धीरे धीरे, और जो कि किसान चुकाने में असमर्थ होते थे, जिसके वजह से उन लोगों को दब कर रहना पड़ता था। तो यहाँ जो बतला रहा है कि उनके प्रति धनी महाजन जो सूदखोर होते हैं वो अंधे ही नहीं थे। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो अंधे ही नहीं थे, वरन ऐसे अवसर की तलाश में रहते थे कि वे उनके मुंह का ग्रास छीन सके। मुंह का ग्रास का मतलब यहाँ आप ये मत समझिएगा कि वो खाना खाने के लिए बैठे हैं और वो उनके सामने छीन के ले जाए। उनके मुंह का ग्रास का मतलब कि वो जो भी मतलब कि अनाज उपजाने के बाद जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बचता हो, उससे अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की वजह से वो महाजन जो हैं उनसे लेते थे अपने वो सूद के नाम पे। और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। प्रेमचंद के इन सर्वहाराओं के प्रति सहानुभूति थी। वे साम्यवादी नहीं हो सके क्योंकि साम्यवाद देश में व्यापक दृढ़ता के होते हुए भी यहाँ की जमीन में अपने जड़ें ना जमा सके। यहाँ दिया है कि वो जो है साम्यवाद, कौन साम्यवाद नहीं हो सके? प्रेमचंद, क्योंकि साम्यवाद का मतलब है सबके
प्रति एक कैसे दें, लेकिन ये नहीं हो पाता था क्योंकि इनको पता था कि किस तरह से गरीब किसानों को सताया जा रहा है, किस तरह से जो धनी लोग हैं वो किस तरह घृणा करते हैं, किस तरह उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो जब आपको ये सारी बातें पता हैं कि कोई किसी का शोषण कर रहा है, तो आप उसके प्रति तो अच्छा नहीं सोच पाओगे, ठीक है? और यही कारण है कि इतना देयता होते हुए भी यहाँ का ज़मीन में जो है अपना जड़ नहीं जमा सका। लेकिन साम्यवाद अवश्य ही उनकी सिराओं यानी कि रक्त में था। वे रक्त क्रांति की अपेक्षा समाज को शिक्षा और सूझबूझ के द्वारा प्रेम और समझाने बुझाने का के रास्ते से बदलना चाहते थे। उनके खून में जो कहते हैं ना कि कुछ बातें सुनने के बाद खून का खौलना, जैसे गुस्सा आ जाना कि नहीं वो उसने ये गलत किया है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक उसी प्रकार से इनका खून खौलता था। तो ये कुछ कर तो नहीं पाते थे क्योंकि ये शांति प्रिय थे, ये खुद से लड़ नहीं सकते थे। तो ये सोचते थे कि शायद इनके लिखने की वजह से जो कि समाज को शिक्षा मिलेगी और सूझबूझ, इसमें जो सूझबूझ देते थे कि उसके द्वारा प्रेम और समझाने की सूझबूझ के रास्ते बदलना चाह रहे थे कि किसी तरह से ये जो महाजन लोग, धनिक लोग जो घृणा करते हैं, उसके बजाय वो प्रेम करने लगे। जो गरीब किसान का शोषण करते हैं, उनका शोषण ना करके उनका मदद करने लगे। आप ही देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर 100 रुपए देता है और बाद में उसे अगर वो मंथली उसमें अगर लगाता है कि 5% का पर मंथ के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट होगा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? आप वो जोड़ सकते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति अगर वो 100 रुपए देता है और उसमें वो कोई सूद नहीं लगाता, वो 0% का उसमें इंटरेस्ट लेकर के अगर वो रिटर्न लेता है, तो 100 रुपीज़ ही उसको रिटर्न करने, जो कि कभी भी कर किया जा सकता था और किया जा सकता है। और लेकिन जो अमीर होते हैं, जो कहते हैं ना कि जिनके पास जितना होता है उन्हें उतना ही ज़्यादा लालच होता है कि इतना है थोड़ा और बढ़ाना है। तो ये तो बात हुई हमारे लेखक प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद जी की, कि उनकी विचारधाराएं क्या हैं। मैं आपको इसमें एक टास्क देना चाहूँगी कि आपको जो है इनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का डेट ऑफ बर्थ कब का है, वो आपको कमेंट सेशन में देना है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ आती है किसानों पर लगाए किसानों की दयनीय दशा, ठीक है। थोड़ा पहले मैं इसे मैनेज कर लूँ। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें मतलब कि पहला जो टॉपिक आया इस उपन्यास का, जो गोदान हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका पहला टॉपिक आया किसानों की दयनीय दशा। तो गोदान इस दिशा में एक कदम है। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि गोदान जो है इस दिशा में एक कदम है। मतलब किस दिशा में? कि किसानों की जो दयनीय दशा है उसके बारे में बतलाना, समझाना और उसे दूर करने की चेष्टा करना। प्रेमचंद छोटे किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे।
तो प्रेमचंद का ये उपन्यास लिखने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि वो जो है छोटे किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उसके तरफ सबका ध्यान आकर्षित करें। वो आकर्षित करे ध्यान को और इसके द्वारा वो धीरे धीरे उनकी दशा का बदल सकें, क्योंकि हमारा देश जो है वो किसान प्रधान है, कृषि प्रधान है, जो कि किसानों के द्वारा कृषि की जाती है, सभी को पता है। अगर किसान ही हमारा अगर दरिद्र है, वो शोषित है, तो हमारा देश भी धीरे धीरे पिछड़ा होता जाएगा। ये उनका मानना ही नहीं और भी सबका मानना है। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं, जो बहुत सारे बिचौलिए वगैरह थे जो कि अनाज वगैरह बेचाने के नाम पर खुद इंटरेस्ट लेते थे बाज़ार से भी और किसानों से भी, तो वो सब हट चुके हैं। तो इससे हमारे किसान भी मजबूत हो रहे हैं, हमारा देश भी मजबूत हो रहा है। चलिए ये अलग बात हो गई। अब आगे चलते हैं कहानी में। वे अर्थात छोटे किसान दरिद्रता से पीड़ित थे। इतने पर भी जमींदारों और महाजनों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। एक तो वो खुद दरिद्रता से शोषित थे, उसके बावजूद भी जो है उनका जो है जमींदारों और महाजनों द्वारा जो है शोषित होता था। जमींदार क्या करते थे? आपको मैंने पहले ही बताया कि जमींदार जो बड़े जमींदार होते थे वो गांव वालों की ज़मीनों को अपने पास रखते थे, किसी ना किसी रूप का बहाना बना करके कि इसने मुझे लिख दिया है, चाहे तुम्हारी ज़मीन इस चीज़ के लिए गिरवी है, इस तरह करके, और इसके बदले में कि तुम इसमें उपज करो, तुम सारा मेरा ऋण चुकता करो, अपना ज़मीन छुड़ा कर ले जाओ। ठीक है। कुछ हद तक उनकी दरिद्रता मनुष्यकृत थी। उनकी कुछ जो दरिद्रता थी किसानों की, वो क्या थी? मनुष्यकृत थी। मीन्स मनुष्य के द्वारा दिया गया। अब मान लीजिए कोई आपको इस तरह से आपकी ज़मीन को रख लिया है, आपको दे नहीं रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ज़मीन ही छोड़िए, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी अपनी सामान को ले सकते हैं कि वो रख लिया है और आपको बोल रहा है कि आप इतना उसमें जमा कीजिए। या फिर इसमें किसान लोग का था कि वो दिन रात मेहनत करें, अनाज उगाएं और अनाज उगा करके ज़मींदारों को दें, या तो अनाज दे के चुकता करें या फिर महाजनों से पैसा लेके दें। तो उनका जो मुख्य जो आय का स्रोत था वो क्या था? खेत में उगी हुई फसलें, जो कि इन लोगों के द्वारा हड़प ली जाती थी। अब इसमें आता है मेन कैरेक्टर, जो कि है होरी। मैंने आपको व्यक्ति परिचय में बतलाया है कि होरी जो है वो इस पूरी कहानी का, पूरे उपन्यास का मेन कैरेक्टर है। तो इसे एज ए मेन कैरेक्टर इसे आप पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। होरी एक छोटा किसान था। ठीक है। प्रथम परिच्छेद में वह राय साहब के प्रति अपने भय की अभिव्यक्ति देता है। तो इसमें दिया प्रथम परिच्छेद, मतलब कि उपन्यास का जो पहला पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि वो जो है राय साहब जो वहाँ के ज़मींदार हैं उनके प्रति अपना भय यानी कि अपना डर को प्रकट करता है कि किस तरह से उसे डर है। तो किसे डर है? तो होरी को। किससे डर है? तो राय साहब से। ठीक है, क्योंकि वह जानता था कि अनेक किसानों को उनकी ज़मीन से इसलिए बेदखल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने राय साहब को नाखुश कर दिया था। होरी को इतना पता था कि उसके गांव के जो
गांव में काफ़ी किसान हैं, उनमें से काफ़ी का जो ज़मीन जो है इसलिए मतलब कि उन लोग को बेदखल कर दिया गया। मीन्स राय साहब ने अपने कब्जे में कर लिया उनकी ज़मीन को, क्योंकि उन किसानों ने जो है राय साहब को जो है नाखुश कर दिया, मीन्स नाराज़ कर दिया। वह आज अभी जाकर तुरंत राय साहब के सामने उपस्थित होने के लिए उतावला है, क्योंकि वह डरता है कि देर करने से कहीं राय साहब उनसे नाखुश यानी नाराज ना हो जाएं। तो वो जो है तुरंत ही राय साहब के पास जाना चाहता है, ताकि कहीं राय साहब उससे नाराज ना हो जाएं, उसकी भी ज़मीन अपने अधीन ना कर ले। ठीक है। अब आगे चलते हैं। उस पर मालगुजारी भी बकाया थी। ये मालगुजारी जैसे कि अभी आप टैक्स पे करते हैं ना, जीएसटी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो उसी टाइप से मालगुजारी भी पहले मालगुजारी ही पे की जाती थी एज ए टैक्स। और इतना तो है ही साथ में, और वह जानता था कि घर में पैसे नहीं है, मालगुजारी अभी भी देनी है। विशेषर शाह का ऋण अभी भी खड़ा हुआ है। तो इसमें ये विशेषर सिंह के बारे में आपको अगर याद हो, ये विशेषर शाह, तो ये विशेषर शाह कौन है? मैंने उस वीडियो में बतलाया है, चलिए मैं फिर से बतलाती हूँ कि ये भी एक पैसे वाला व्यक्ति है, एक महाजन है जो कि पैसे सूद में लगाता है। और होरी यही सोच रहा है कि इधर तो पहले राय साहब का बकाया है, इसलिए वो जल्दी जाकर के वहाँ बोलना चाहता है कि इस बार मैं बकाया नहीं दे पाऊँगा, कुछ भी वजह है उसकी वजह से। और इधर ये भी सोच रहा है कि घर में जो है पैसे नहीं है, और मालगुजारी तो अभी देनी ही है, साथ में विशेषर शाह का ऋण, जो उसने विशेषर शाह से ऋण लिया है वो भी उसे देना है, जो कि महीने के महीने चढ़ती हुई रुपए पर 1 आना की दर से ब्याज का है। तो ये जो विशेषर शाह का जो ऋण है वो कैसे है? महीने के महीने, ठीक है, चढ़ती हुई रुपए 1 आना। 1 आना किसे कहते थे? क्या कोई बतला सकते हैं? अगर कोई बतला सकते हैं तो ज़रूर बतलाएं। वैसे 1 आना शायद मेरे ख्याल से 10% या फिर 25% को बोलते थे। 10% को कंफर्म, 10% को 1 आना बोलते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि 10% के दर से विशेषर शाह ने होरी को ऋण दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये तो इतना वो सोच रहा है, तो ये कौन सोच रहा है? ये होरी सोच रहा है। आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि यह लाइन पूरा दे दे, ठीक है, ये लाइन आपको पूरा दे दे और इसके बारे में पूछे कि ये कौन सोच रहा है, या ये किसकी सोच है, या फिर ये किसके बारे में है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और होरी पे टिक लगाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद होरी का अपना एक सपना भी है। क्या है? एक गाय खरीदना, ठीक है। जो होरी का सपना था, वह जानता था कि बिना किसी छल कपट के कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि वो एक गरीब है और गाय तो 1-2 पैसे में आएगी नहीं। उसके ऊपर से उसके ऊपर पहले से ही राय साहब का और विशेषर शाह का ऋण चढ़ा हुआ है, तो कैसे क्या होगा? तो वो बोलता कि तो बिना किसी छल कपट के गाय लेना नामुमकिन है,
ठीक है। अब आगे आते हैं किसानों पर लगाए गए अर्थदंड। तो क्या, किसानों पर लगाए गए अर्थदंड। ये क्या होता था ना कि जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि कुछ मतलब कि डोनेशन वगैरह इकट्ठा करके कोई पार्टी वगैरह की जाती है, कोई लीडर वगैरह आने वाले होते हैं इलेक्शन वगैरह में, तो उसमें आते वो हैं, जितना हारना नेताओं का होता है पर खर्चे लोगों का होता है। कुछ मतलब कि आ रहे हैं तो चलो चंदा के ये करते हैं, आने वाले हैं चलो स्टेज लगाना, ये करना है वो करना है, नाश्ता करवाना, ये करना वो करना है, उसमें चंदा वगैरह। तो वो क्या होता है कि वो आम पब्लिक से लेते थे। तो सेम इसी तरह से अगर कुछ मीटिंग वगैरह होता था तो उसमें साहूकार या फिर महाजन या कोई ज़मींदार अपना पैसा ना दे करके वो क्या करता था कि किसानों पर अर्थदंड नाम से कुछ बैठा था कि इतना हमको किसान से लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में चलते हैं। ज्यों ही वह राज साहब के सम्मुख उपस्थित हुआ, तो कौन उपस्थित हुआ, यहाँ होरी उपस्थित हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है होरी उपस्थित हुआ है, किसके सामने, तो राय साहब के सामने उपस्थित हुआ। उसे बताया गया कि, ठीक है, क्या बताया गया, चलिए उसके बारे में बताएं। राय साहब को 20,000 रुपये इकट्ठे करने हैं। ठीक है, कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, तो 20,000। ठीक है, और उसके गांव को, ठीक है, किसके गांव को, होरी के गांव को 500 रुपये का योगदान करना है। कितने रुपयों का योगदान करना है, 500 रुपयों का। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि किसान पर लगाए गए अर्थदंड की राशि क्या थी, तो किसानों पर ये 500 रुपये थी। ठीक है, आप ये 20,000 बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 20,000 की राय साहब को ज़रूरत थी। ठीक है, लेकिन किसानों पर केवल 500 रुपये ही लगाए गए थे। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको साथ ही साथ बतलाते चल रही हूँ कि कौन सा पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सा पॉइंट आपका पूछ सकता है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ने अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, बट जब हम सुनते हैं या किसी को समझाते हैं या खुद समझते हैं सुनते हुए, तो वो बातें ज़्यादा याद होती हैं। यही रीज़न है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप कोई पोएम पूछ दीजिए, कोई कविता पूछ दीजिए, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर आप उसे कोई गाना पूछ दीजिए तो वो बहुत ही जल्दी से आपको सुना देगा। तो अब आगे चलते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल JSSC का रामबान जो कि यूट्यूब पे है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगा हुआ है, और अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें। क्या है कि आपके लाइक करने से हम वीडियो बनाने वालों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलती है, हम लोग प्रोत्साहित होते हैं और भी अच्छे से वीडियो बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो आप करेंगे ही, कमेंट भी करें, और अपने उन साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें जो JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर जो है पेपर 2 वो हिंदी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तो हुआ कि यहाँ योगदान की राशि बतलाई गई। ज्यों ज्यों ही होरी पहुँचा राय साहब के पास तो
उसे ये राशि बतला दी गई कि 500 रुपये किसानों को इकट्ठा करने हैं। उसके बाद क्या हुआ, वह क्रोध से उबल रहा था। कौन क्रोध से उबल रहा था? तो होरी। होरी जो है वो क्रोध से उबल रहा था। तो उसके इस क्रोध की वजह क्या थी? क्रोध से उबल रहा था क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भूखों मरती जनता इस अतिरिक्त धन का भुगतान किस तरह कर पाएगी। तो वो क्यों उबल रहा था? क्योंकि वो समझता है कि जिस जनता के पास, जिस किसान के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, वो किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, वो इतने पैसे अब कहाँ से इकट्ठा करेंगे। ठीक है। उसने अपनी लाठी उठा ली और घर की ओर इस चिंता से पीड़ित होते हुए चल दिया कि इस विशेष अवसर के लिए धन कहाँ से आ सकता है। ठीक है। इतना सुनने के बाद उसे तो क्रोध आया। वो सोचने लगा कि जो जनता, जो किसान किसी तरह से अपना गुजारा कर रही है, 2 वक़्त का खाना नहीं खा पा रही है, वो इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगी। और उसके बाद उसने अपनी लाठी उठाई। तो किसने उठा ली? तो होरी ने। होरी ने अपनी लाठी उठा ली और वो अपने घर की ओर इसी चिंता में चल पड़ा। अब आगे बारी आती है गाय की प्राप्ति। अब आगे होती है गाय की प्राप्ति। तो आइए देखते हैं किस तरह से होरी ने उतनी तंगी हालत होने के बावजूद भी उसने गाय की प्राप्ति कर ली। ठीक है। उसने जो है, किसने? होरी ने विद्रोही गोबर से कहा। गोबर भी इसमें एक पात्र है। आगे चलते उसे मैंने आपको पहले भी बतलाया है वीडियो में। अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि गोबर कौन है। तो आप उसे मैसेज कर मीन्स इसमें कमेंट करके बतलाएं। और अगर नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको लगभग सारा सिलेबस में कंप्लीट करवा दूँगी। और रही बात पीडीएफ की, कि अक्सर लोग पूछते हैं कि पीडीएफ कैसे अवेलेबल होगा। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो उसका नाम भी इसी चैनल के नाम से ही है, JSSC का रामबाण, और साथ में उसमें जुड़ा हुआ स्टडी। ठीक है। वैसे आपको अगर टेलीग्राम पे ना मिले तो मिल जाता है आसानी से, पर अगर आपको ना मिले तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिंक जो है वो दे रखा है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। और मैं हर चैनल में भी मीन्स अपना हर वीडियो में भी डालती ही रहती हूँ। तो उसके लिए आप चिंता ना करें कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन या पीडीएफ ऐसे हैं जो कि मैं डाल तो देती हूँ, बट उसका वीडियो बनाने में तो मुझे टाइम लग जाता है। तो काफ़ी सारे उसमें पीडीएफ वगैरह हैं, आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन उसमें जल्द से जल्द मिलेगी, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा फ्री टाइम चाहिए। उसके बाद पहले उसे मुझे समझना होता है, उसके बाद ही मतलब कि लगभग 1 से 2 दिन का देरी हो जाती है कोई भी नोटिफिकेशन के वीडियो बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी जल्द से जल्द मिले सारी नोटिफिकेशन, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। आइए अब फिर से हम स्टोरी में चलते हैं। उसने विद्रोही गोबर से कहा कि जमींदार को खुश रखने के लिए उसे उसके घर बार बार हाजिरी देनी है।
तो यहाँ जो दिया है उसे, तो ये उसे किसे इंडिकेट कर रहा है? ये उसे इंडिकेट कर रहा है गोबर को, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे उसे बार बार हाजिरी देनी है, उसे उसके घर बार बार हाजिरी देनी है, तो किसे किसके घर? तो गोबर को जमींदार के घर, ठीक है। तो क्यों देनी है? खुश रखने के लिए, ताकि वो कि उसके किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो जाए। और साथ में ही होरी ये भी कहता है जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें जल बतला रहा है कि पूरे गांव को, कि जो गांव है वो जल है, और मगर बतला रहा है जमींदार को, ठीक है। कि गांव में रहना है तो जमींदार से बैर मत करो, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दंड लगा सकते हैं, किसी तरह से ज़मीन हड़प सकते हैं, ठीक है। उसे भोला के साथ यह चाल चलनी पड़ेगी कि वह मीन्स भोला अगर उसे, किसको? होरी को एक गाय दे दे तो वह, कौन? होरी उसे यह झूठा वचन दे देगा कि वह मीन्स होरी उसके, यानी किसके? भोला के लिए दूसरी पत्नी का प्रबंध कर देगा। इसमें जो है भोला जो है वो एक विदुर है, ठीक है। तो उसे ये चाल जो है भोला के साथ चलनी होगी कि अगर वो एक गाय दिला देता है होरी को, तो वो जो है होरी जो है भोला की दूसरी शादी करवा देगा, ठीक है। अब गाय के आ जाने से होरी के परिवार में प्रसन्नता की एक किरण फैल गई। अब किसी घर में भी कुछ अगर आता है, वो भी छोटे लोग घर में जिन्हें पैसों की मतलब कि तंगी है, उनके घर में अगर एक छोटी सी पत्थर भी लाया था खरीद के, तो उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन यह आनंद अधिक दिन तक नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ अगर बोले कि गाय की प्राप्ति कैसे हुई, तो भोला को अंधेरे में रख के या फिर भोला से झूठ बोलकर, झूठा वचन देकर, ठीक है। अब आगे आती है झिंगुरी सिंह, ठीक है। ये कौन है? ये भी एक जमींदार ही है, ठीक है। झिंगुरी सिंह महाजन की दृष्टि इन पर पड़ी और होरी के छोटे भाई हीरा ने बड़े ईर्ष्या से उस गाय को जहर देकर मार डाला। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा कि यहाँ ये जो लाइन बोला गया कि गाय तो मिल गई, प्रसन्नता की लहर फैल गई, लेकिन यह आनंद अधिक दिन तक नहीं रही। तो उसका एकमात्र कारण यही था कि जो होरी का गाय था, होरी का जो भाई था, भाई हीरा, इसमें होरी के दो भाई को दर्शाया गया, एक है हीरा और दूसरा का नाम आप कमेंट करेंगे। वो उसने जो है उसे, किसे? गाय को जहर देकर मार डाला। क्यों? क्योंकि उसे ईर्ष्या थी कि भाई ने ले ली, हम वहीं के वहीं हैं। परिवार का यह छोटा सा स्वप्न जल्दी ही छिन्न भिन्न हो गया। तो ये हमने आज देखा, लगभग कितना टॉपिक हमने देख लिया, आइए हम लोग देखते हैं। आज हमने सबसे पहले देखा समाजवादी विचारधारा, उसके बाद हमने किसानों की दयनीय दशा देख ली, उसके बाद हमने देखा किसानों पर लगाए गए अर्थदंड, उसके बाद हमने देखा गाय की प्राप्ति और हानि, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम चलेंगे डमरी का शोषण से आगे तक, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो, आई थिंक आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, तो लाइक ज़रूर करें। क्या है कि आप देखते तो ज़रूर हैं,
व्यूअर्स तो बढ़ते हैं बट कोई भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, लाइक करने में आपको ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही इससे कुछ चार्जेस हैं, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। और मैं आपको फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाएं। और बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए और आगे तक मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोगों को डमरी का शोषण से देखना है, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसलिए अब, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारा देती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि आपको देखने में, पढ़ने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।